शुरुआत कर रहे हैं हम लोग चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जैव अणु का। और जैव अणु में सबसे पहले जो जैव अणु पढ़ेंगे वो है आपका क्या, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, क्या होता है अमीनो एसिड, सब लोग इसके बारे में जानते हो कि जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन जिससे कि क्या होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, विभिन्न एंजाइम का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे जीवन की सारी संपूर्ण जो जैव क्रियाविधि है वो क्या हो रही है, संचालित हो रही है। तो उसका आवश्यक घटक होता है क्या, अमीनो एसिड। ठीक है ना। अब अमीनो एसिड का हम लोग को देखना है संरचना कैसे होता है, ध्यान से समझो। तुम लोग देखे होगे मीथेन को, CH4 होता है। CH4 मतलब कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यदि ये चारों हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं अलग अलग अणुओं से। यहां पास मान लो मैं एल्किल समूह जोड़ दूं, यहां पास मैं ला करके क्या जोड़ दूं, एमीन समूह जोड़ दूं, और यहां पास ला करके मैं कार्बोक्सिलिक समूह COOH जोड़ दूं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से प्रतिस्थापित समूह बना दूं। यानी कि एक प्रतिस्थापित मीथेन को ही, एक प्रतिस्थापित मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एमीन। एमीन का जो सामान्य सूत्र रहेगा कैसे पढ़ोगे, RCHNH2COOH, RCHNH2COOH। मतलब एमीन वह कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ये NH2 समूह और COOH समूह क्या होता है, उपस्थित होता है। समझ आया कि नहीं, ध्यान से देखो। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में एमीन व्युत्पन्न को अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल में कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में NH2 एवं COOH समूह दोनों विद्यमान होते हैं। मतलब अमीनो एसिड वह अणु होता है, वह कार्बनिक अणु होता है, ठीक है ना, जीवों में पाया जाने वाला वह कार्बनिक अणु होता है जिसमें NH2 समूह और COOH समूह दोनों के दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहां तक समझ आया। इसका जो सामान्य सूत्र रहता है वो होता है RCHNH2COOH। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, RCHNH2COOH। यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये जो फॉर्म में दिखा रहा हूं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग अल्फा फॉर्म, क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म या एल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं, अल्फा नहीं, क्या बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है ना। जहां NH2 समूह कहां उपस्थित है, तुम्हारे दाईं ओर। मान लो इस साइड आ जाए RCH, ठीक है ना, फिर COOH इस साइड आ जाए और इधर आ जाए क्या, NH2, तो ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म, डी फॉर्म। क्या हो जाएगा, डी फॉर्म। तो अधिकतर जितने भी अमीनो एसिड होते हैं ना, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, वो कौन से फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म। तो तुम लोग कभी भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, RCHNH2COOH, ठीक है ना। एल फॉर्म में भी कौन सा वाला, अल्फा अमीनो अम्ल। क्या है, अल्फा अमीनो अम्ल। क्लियर है। जितने भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अमीनो अम्ल वो होते हैं अल्फा प्रकृति के। कौन से, मतलब संरचना के आधार पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। अच्छा, अमीनो अम्ल की संरचना देख लिए, RCHNH2COOH, जहां R क्या है, एल्किल समूह, COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, और NH2 क्या है, अमीनो समूह। क्या है, अमीनो समूह। देखो क्या बोल रहा है, बहुत से प्राकृतिक अल्फा अमीनो अम्ल एल विन्यासित होते हैं। एल विन्यासित है, ये देखो एल अमीनो एसिड बोला, NH2 इस साइड है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जब NH2 समूह बाईं ओर होता है, देखो बाईं ओर है NH2 समूह, ठीक है, लेकिन मान लो ये NH2 समूह किधर रहे, दाईं ओर, तो इसको क्या बोलोगे, डी अमीनो एसिड। क्या बोलोगे, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से देखना ना, एक स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लाइसिन का, ठीक है। अमीनो एसिड है क्या, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, RCHNH2COOH। अलग अलग जो अमीनो अम्ल होता है ना, उसमें ये R का बस चेंजेस रहता है, किसका, R का। अब R में CH3 भी जुड़ सकता है, समझ रहे हो ना, CH3 जुड़ सकता है, C2H5 जुड़ सकता है, अलग अलग समूह, ऐसा फिनिल समूह भी जुड़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि R की जगह यहाँ पास क्या हो जाए, H हो जाए, क्या रहता है, H, तो ये जो सूत्र बनता है ना, NH2CH2COOH, जहाँ R की जगह क्या रहता है, H रहता है। ये सूत्र किसका, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का। किसका, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का, जहाँ R बराबर क्या होता है, H होता है। क्लियर है ना। सबसे सरल अमीनो एसिड का दर्जा प्राप्त है किसको, ग्लाइसिन को। किसको, उसका फॉर्मूला में क्या होता है, R की जगह क्या होता है, H होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अमीनो अम्ल जो रहता है दो प्रकार का रहता है, ठीक है। मैं बोला था अमीनो अम्ल का सबसे पहला काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो वो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ये बोलेंगे, यानी जो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। जो प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा ना, जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड।
नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये तो एक प्रकार से वर्गीकरण हो गया। दूसरा प्रकार से एक और वर्गीकरण होता है, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। एक होता है क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है? ध्यान से समझो, वे अमीनो अम्ल जिन्हें जीवित कोशिका द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो तुमको किस चीज की जरूरत होगी, जो तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए आवश्यक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आदमी का आवश्यकता किस चीज का रहता है? जो उसके पास नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसा अमीनो एसिड जिसको हमारे शरीर के अंदर बनाया नहीं जाता, जिसको हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं किया जा सकता, वो हमको दूसरे जीवों से चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? वे अमीनो अम्ल जिन्हें जीवित कोशिका द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसकी पूर्ति के लिए बाह्य स्रोत के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं। और इसे हम किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? भोजन से। अच्छा, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या जो चाइल्ड में है 10 रहता है, किशोरावस्था के मनुष्य में कितना होता है? 8, और जंतुओं में होता है कितना? 7। कितना होता है? 7। ये एकदम बायोलॉजी के लिए एमपी है, तुम्हारे लिए नहीं। केमिस्ट्री में बस इतना जानना है कि एक आवश्यक होता है और एक अनावश्यक होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल जिसकी पूर्ति हम यानी कि बाहर से, बाह्य भोजन स्रोतों से क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। क्लियर है ना? जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता। क्या है ट्रिक? अरवा हिल एमपीटीटी बताया था मैं, याद करो 11वीं में एक जमाना में, अरवा हिल एमपीटीटी। ठीक है, ध्यान से देखो, AR से आता है आर्जिनिन, अमीनो एसिड का नाम क्या है? आर्जिनिन। ठीक है ना? वेलिन, क्या आएगा? वेलिन। H से आएगा हिस्टिडिन, क्या आएगा? हिस्टिडिन। समझ आ रहा है कि नहीं? H से क्या आ गया? हिस्टिडिन। I, ये है देखो, I है ना इसमें भी, आइसोल्यूशिन। आइसोल्यूशिन क्या जाएगा? आइसोल्यूशिन। उसके बाद क्या है? लाइसिन है, क्या आएगा? लाइसिन, LYSINE। ठीक है ना? लाइसिन के बाद आता है ल्यूसिन, क्या है? ल्यूसिन। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद MP है ना, मिथियोनिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है ना? उसके बाद फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद T से आएगा आपका क्या? ट्रिप्टोफेन, क्या आएगा? ट्रिप्टोफेन। ये नाम बहुत IMP है ना, सब नाम अभी याद काम आएगा तुम्हारा जब तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें काम आता है। और T से आपका आएगा ट्रिप्टोफेन, हो गया ना? थ्रियोनिन, क्या है? और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो टोटल देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 अमीनो एसिड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तुम्हारे शरीर के लिए। और ये हमको बाहर से, भोजन से प्राप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? कौन कौन सा है? आर्जिनिन, वेलिन, ठीक है, उसके बाद हिस्टिडिन, फिर आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसिन, फिर लाइसिन, ठीक है, उसके बाद मिथियोनिन, फिर फिनाइलेनिन, फिर ट्रिप्टोफेन, फिर थ्रियोनिन। क्लियर है? ऐसा इतना ठोक कितना है? 10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या? आवश्यक अमीनो एसिड। क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड। अच्छा, दूसरा देखो, अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल मतलब वे अमीनो अम्ल जो कि जंतु या पौधों की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। जो मेरे पास है वो तो मेरे लिए अनावश्यक है ना, ऐसा कहा नहीं आता है ना। लेकिन जिसका निर्माण हमारे खुद के शरीर के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। अच्छा, ध्यान से देखना जी, अनावश्यक अमीनो एसिड में देखो, हिस्टिडिन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन, ये अमीनो अम्ल जंतु के शरीर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये अमीनो एसिड जंतु के शरीर में नहीं पाए जाते हैं, हिस्टिडिन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन। बस याद रखना है आवश्यक किसे कहते हैं और अनावश्यक किसे कहते हैं। इसका 10 एग्जाम्पल और इसका कितना? 3 एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, अमीनो अम्ल के फिर से प्रकार वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, अब अमीनो एसिड का देखो, सबसे पहला वर्गीकरण जो प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन नहीं बनाता उसके आधार पर था, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। दूसरा था तुम्हारा जो शरीर में पाया जाता है कि नहीं, आवश्यक और अनावश्यक। अब ये चार्ज के आधार पर है। किसके आधार पर? चार्ज है, उपस्थित उसमें आवेश के आधार पर। ठीक है ना? ध्यान देना, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के? 4। अच्छा, चार्ज के आधार पर नहीं है, ये बाद में करते हैं चार्ज के आधार पर। ठीक है, उदासीन अमीनो अम्ल सबसे पहले क्या है? उदासीन अमीनो अम्ल क्या बोल रहा है? जब अमीनो अम्ल में NH2 समूह तथा COOH समूह की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे? उदासीन अमीनो अम्ल। जैसे कि ध्यान देना,
CHNH2COOH। यहाँ R की जगह यदि H लगा दिया तो ग्लाइसिन बन गया। क्या बन गया? ग्लाइसिन। और मान लो CH3 लगा दिया R की जगह, क्या लगा दिया? CH3। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है आपका एलेनिन का। किसका? एलेनिन का। एलेनिन। देखो यहाँ NH2 समूह और COOH समूह दोनों में बराबर है, यहाँ पास भी दोनों में क्या है? बराबर है, दोनों में एक ही है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला कहानी शुरू होगा क्या? नहीं, ये अध्रुवीय होगा। क्या होगा? अध्रुवीय होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो NH2 समूह और COOH समूह, देखो इसके कारण क्षारकता आएगा और इसके कारण क्या आएगा? अम्लीयता आएगा। क्या आएगा? अम्लीयता। यदि इसका मात्रा ज़्यादा हो जाए तो अम्लीय होगा और इसका मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्षारीय होगा। एमीन चैप्टर पढ़े थे ना? एमीन कैसा होता है? क्षारीय। कौन सा प्रकृति का? क्षारीय। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम में ही अम्ल है ना। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों समूह यदि बराबर है संख्या में, ठीक है ना, NH2 एक है और ये COOH एक है, तो उदासीन होगा ना। तो ये देखो, ये वाला जो है कहानी ना, ये किसका है? उदासीन अमीनो एसिड का कहानी है। किसका? उदासीन अमीनो एसिड का। अच्छा, क्या बोल रहा है? यदि R समूह में H या कोई एल्किल मूलक होता है तो ये जल में क्या होता है? अविलेय। तुमको सीधा बोला हूं, नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। जल क्या है? ध्रुवीय विलायक है, H+ और OH- में टूटता है। लेकिन ये क्या है? अध्रुवीय, तो ये पानी में घुलेगा क्या? नहीं। समझ आया कि नहीं? ये पानी में घुलता नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो, उदासीन किंतु ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाला अमीनो एसिड। ठीक है, उदासीन है लेकिन ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाला है। किसको बोलते हैं? देखो, ये अमीनो अम्ल ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, मतलब उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट जाएगा। ये प्लस और माइनस में टूटता नहीं है, ये इसके कारण H और CH3 है, तो इसको कौन तोड़ेगा, घटाएगा? ऐसा वाला कहानी है ना। तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में नहीं टूटा, इस कारण ध्रुवित है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये अमीनो अम्ल ध्रुवीय प्रकृति के थे क्योंकि इनके पार्श्व श्रृंखला R में उदासीन समूह जुड़ा रहता है। क्या? OH, जो कि जल में क्या होता है? विलेय। जैसे कि यहाँ पास ध्यान दो, कहानी वैसी है ना, कहानी कैसा है ध्यान दो ना। ठीक है, RCHNH2COOH ऐसा है। यहाँ पास भी एक बना देता हूँ, RCHNH2COOH। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि R में H रहता और CH3 रहता, अध्रुवीय था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि R में ना अब क्या जोड़ रहा हूँ मैं, ध्यान देना, CH2OH। CH2 जोड़ा और इसमें क्या लगा हुआ है? OH। इसमें क्या जोड़ दिया? CH3 और ये क्या है? OH। साइड चेन लगा है, ये साइड चेन के रूप में है। ये देखो NH2COOH दोनों एक एक है, ये भी दोनों एक एक है। उदासीन तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पास क्या आ गया? OH आ गया। और OH जानते हो तुम लोग क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल के साथ, आसानी से बना सकता है। मतलब ये पानी में आसानी से घुल जाएगा, मतलब ये क्या है? ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय है। समझ आ रहा है कि नहीं? उदासीन समूह OH रहता है, ये जल में क्या हो जाता है? विलेय हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये एग्जांपल है सीरीन का और ये एग्जांपल है किसका? थ्रियोनिन का। क्या है? थ्रियोनिन का, जहां R बराबर CH3OH है और यहाँ पास CH2OH है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल के साथ याद करना है, बस समझना है। R की जगह यहाँ पास CH2OH लगा दिया और यहाँ पास CH3OH लगाया हूँ, CH3OH। ये एग्जाम्पल है किसका? सीरीन का और ये किसका है? थ्रियोनिन का। किसका? थ्रियोनिन का। क्लियर है? R बस याद रखना, सब याद रहेगा। दूसरा देखो, अम्लीय अमीनो अम्ल, ठीक है ना, एसिडिक अमीनो एसिड, मतलब यह अमीनो अम्ल में COOH की संख्या NH2 की संख्या से अधिक होगा। मैं बोला था ना, ये दोनों एक एक है तो उदासीन है। लेकिन मान लो इसका मात्रा बढ़ गया तो अम्लीय हो जाएगा और इसका मात्रा बढ़ेगा तो क्षारीय होगा। ये एमीन कौन सा प्रकृति का रहता है? क्षारीय। और ये कौन सा प्रकृति का है? अम्लीय। तो यदि मैं इसका मात्रा बढ़ा दिया, जैसे कि एग्जाम्पल देखो एस्पार्टिक एसिड का, देखो यहाँ पास देखो RCHNH2COOH, देखो RCHNH2COOH ऐसा है। और कैसे कर सकता हूँ? RCHNH2COOH, ये कहानी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये COOH समूह तो है ही, यदि इस R ग्रुप में जो जुड़ने वाला समूह है उसके साथ भी COOH हो तो CH2COOH है, और यहाँ पास भी हो जाए तो CH2COOH। तो देखो कितना ठोक हो गया? दो ठोक हो गया अमीनो एसिड में। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल याद रखना है तुमको कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखो ये सूत्र हो गया एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का, और ये सूत्र हो जाता है किसका? ग्लूटामिक एसिड का। किसका? ग्लूटामिक एसिड का। ये सब अमीनो एसिड है ना, ये सब, ठीक है। अमीनो अम्ल बोलता हूँ ना मैं,
तो ग्लूटामिक अमीनो एसिड लिखने से ग्लूटामिक एसिड लिख दिया, एस्पार्टिक एसिड लिख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो जब COOH बंध का संख्या कितना हो गया, इधर अमीनो अम्ल कितना है 1 और ये कितना हो गया 2। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय अमीनो एसिड। क्या देखेंगे? क्षारीय अमीनो एसिड। क्या होता है क्षारीय अमीनो एसिड? ध्यान दो, ठीक है, जिसमें किसका संख्या बढ़ जाएगा? NH2 का संख्या। किसका बढ़ जाएगा? NH2 का। ध्यान देना, लाइसिन का सूत्र देखो, ठीक है, R नॉर्मली क्या होता है? RCH NH2 COOH ये है। यदि R में क्या जुड़ा है देखो, 1 2 3 4 CH2 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 और ये CH2 और लास्ट में आ गया NH2। देखो NH2 1 और ये कितना हो गया 2 ठोक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? क्षारीय अमीनो एसिड। क्या होगा? क्षारीय अमीनो एसिड। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, क्षारीयता याद रखना। जो आर्जिनिन, ये जो सूत्र है वो किसका है? लाइसिन का है। किसका है? लाइसिन का। कितना नाइट्रोजन है यहाँ पास? 2। कितना नाइट्रोजन है? 2। क्लियर है ना? तो सबसे ज्यादा क्षारीयता कौन दिखाता है? आर्जिनिन। कौन दिखाता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन का यहाँ पास नहीं बनाया हूँ डायग्राम, लेकिन याद रखना है तुमको, आर्जिनिन का सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होता है? हिस्टिडीन का। किसका होता है? हिस्टिडीन का, नीट में आया हुआ है ना। और उसके बाद किसका रहता है? लाइसिन का। किसका? लाइसिन का। लाइसिन में कितना नाइट्रोजन था? 2 नाइट्रोजन। हिस्टिडीन में रहता है आपका 3 नाइट्रोजन और इसमें होता है कितना नाइट्रोजन? 4 नाइट्रोजन। अहल करके याद रखना, अहल। क्लियर है ना? सबसे ज्यादा क्षारीयता कौन शो करता है? आर्जिनिन। क्लियर है ना? कौन? आर्जिनिन। जब मैं तुम लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा ना, तो पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। तो हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है वो बना रहता है किसका? आर्जिनिन और लाइसिन का। क्लियर है ना? तो उससे याद रखना है कि आर्जिनिन में 4 नाइट्रोजन ग्रुप रहते हैं, यानी 4 एन रहेगा। NH2 कितना? 4, ठीक है। और उसके बाद हिस्टिडीन में कितना रहता है? 3 और लाइसिन में कितना रहता है? 2। कितना रहता है? 2। क्षारीय अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो अमीनो एसिड का तुम लोग वर्गीकरण कितने प्रकार से कर डाले? 3 प्रकार से, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। उसके बाद कौन सा वाला पढ़े? आवश्यक और अनावश्यक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदासीन, फिर उदासीन पार्श्व श्रृंखला, फिर अम्लीय, फिर क्षारीय। क्या पढ़ डाले? क्षारीय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो अम्ल का नामकरण। अमीनो अम्ल का नामकरण कैसे होता है? अमीनो अम्ल का नामकरण ध्यान से समझो, बोलने टाइम पास है। देखो क्या बोल रहा है? IUPAC में NH2 समूह की स्थिति को उस कार्बन परमाणु की संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिससे वह जुड़ा होता है। COOH समूह के कार्बन को एक अंक माना जाता है। ध्यान देना जी, RCH NH2 COOH। अब यदि कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेगा 1 2, अरे इधर कार्बनिक समूह हो गए तो 3। तो दूसरा ग्रुप से कौन, यानी दूसरा नंबर के कार्बन से कौन जुड़ा है? अमीनो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 अमीनो, ऐसा हो गया। अच्छा, यदि यहाँ पास H होगा तो ग्लाइसिन बोलते थे जिसको, याद आ रहा है ना? तो H जुड़ा है तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, और इसको ओइक, एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड, 2 अमीनो एथानोइक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? नामकरण एकदम टाइम पास है। देखो RCH NH2 COOH, ऐसा रहता है। नंबरिंग यहाँ से करना, COOH से। COOH ओइक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्लियर है? अब यहाँ पास R की जगह क्या है? H है। तो देखो RCH2 NH2 ऐसा होगा। तो 2 कार्बन, दूसरा कार्बन में क्या जुड़ा है? NH2, अमीनो बोलते हैं इसको। तो 2 अमीनो और कितना ठोका है ये? 2 एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे कि यहाँ पास देखो H की जगह CH2 जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता? CH2। चलो CH3, सॉरी, क्या रहेगा? CH3। इसका नंबरिंग करो 1 2 3। तो दूसरा में तो अमीनो जुड़ा है, 2 अमीनो, कोई दिक्कत नहीं। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो क्या बोलते हैं? प्रोपानोइक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? नामकरण में कभी भी COOH समूह को संख्या देना है 1 और NH2 किस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर 2 अमीनो 3 अमीनो ऐसा मारते रहना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, साधारण, ये तो हो गया IUPAC नामकरण पद्धति। साधारण नामकरण पद्धति में कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, जैसे ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन को हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए संकेत शो करेंगे G करके, और जब लिखना रहता है तो 3 वर्ड लिखते हैं, GLY। क्या लिखोगे? GLY। क्लियर है ना? ग्लाइसिन। अच्छा, वैलिन रहता है,
वैलिन को शो करोगे किससे, कैपिटल वी से, और कैसे लिखोगे, VAL, वैलिन। क्लियर है, क्या लिखोगे, वैलिन। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो हमारा अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा क्या, अमीनो अम्ल के गुण। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।